हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट JSG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें यूनिट 3 है और मेरी टॉपिक है बिक्री भविष्यवाणी को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर इफेक्टिंग सेल्स फोरकास्ट। तो एक देश अथवा एक क्षेत्र में साधारण व्यापार अवस्थाएं एक कंपनी की भावी बिक्री को प्रभावित करती है। सभी कंपनी की बाजारीकरण क्रियाएं देश में अथवा उसके एक भाग में उपस्थित साधारण व्यापारिक अवस्थाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। उद्योगों पर अवस्थाओं का प्रभाव एक ही प्रकार का होता है। एक उद्योग की बिक्री मात्रा अथवा अन्य अवस्थाओं में परिवर्तन उस उद्योग की समस्त कंपनी पर प्रभाव डालता है। एक उद्योग में परिवर्तन विभिन्न कंपनियों की प्रतियोगी अवस्थाओं में परिवर्तन, नई फर्मों का प्रवेश, उत्पाद की किस्म अथवा उत्पाद उत्थान में परिवर्तन, बिक्री उत्थान कोशिशों में परिवर्तन और उद्योग में विभिन्न प्रतियोगी इकाइयों में मूल्य निश्चित करने की नीतियों में परिवर्तन के रूप में हो सकता है। बिक्री भविष्यवाणी का निर्धारण करने से पूर्व यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बाजार अवस्था भी निरंतर तौर पर परिवर्तित हो रही है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो बिक्री भविष्यवाणी को प्रभावित करता है वह है कंपनी द्वारा अपने आप में परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन उत्पाद मूल्य निश्चित करने और बिक्री उत्थान कोशिशों इत्यादि हेतु हो सकते हैं। जैसे इसमें जो है फैक्टर्स इफेक्टिंग सेल्स फोरकास्ट, सेल्स फोरकास्ट में कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, controllable variables, uncontrollable variable। ठीक है, तो नियंत्रण योग्य तत्व वे होते, अब जो कंट्रोलेबल जो है नियंत्रण योग्य जो तत्व होते हैं जिन्हें उचित प्रबंध की सहायता से नियंत्रित किया जाता है, जैसे उत्पादों की किस्म, फिर उत्पाद का मूल्य, फिर बिक्री उत्थानित माप, फिर बाजारीकरण शोध, अब अन्य प्रकार के अनियंत्रित योग्य तत्व में है सरकारी नीति, प्रतियोगिता, व्यापार चक्र, नवीनीकरण, सामाजिक परिवर्तन, साधारण आर्थिक और राजनीतिक, साधारण आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाएं। ठीक है, तो देखिए जो नियंत्रण योग्य तत्व है उसमें है उत्पाद की किस्म। देखिए हम ये आंतरिक होता है ना, आंतरिक और
बाह्य बोल सकते हैं कि जो बिक्री भविष्यवाणी को प्रभावित करने वाले तत्व दो होते हैं, एक आंतरिक तत्व होता है और दूसरा बाह्य तत्व। तो कंट्रोलेबल जो वेरिएबल होता है यानी जो नियंत्रण तत्व होता है वो आंतरिक में होता है, क्योंकि मैं जो है हम आंतरिक जो तत्व होता है उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं और बाह्य तत्व को नियंत्रण नहीं कर सकते। तो जो आंतरिक तत्व है उसके अंतर्गत आता है उत्पाद की किस्म, है ना। हम उत्पाद की किस्म में जो है, अगर उत्पाद की किस्म जो है पर प्रभावित कर रहा है तो उसको नियंत्रण कर सकते हैं, है ना, कम ज़्यादा कर सकते हैं। उत्पाद का मूल्य है उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर लागत कम आएगी तो मूल्य कम होगा, लागत ज़्यादा आएगी तो मूल्य ज़्यादा होगा। बिक्री उत्थानित माप, जैसे बिक्री जो विकास होता है उसका माप, है ना, तो ये आंतरिक होता है। बाजारीकरण शोध, सबसे पहले जो है बाजारीकरण शोध करके ही सारा चीज़ किया जाता है, तो इस पर जो है नियंत्रण रखा जा सकता है। अब है बाह्य यानी अनकंट्रोलेबल वेरिएबल, अनियंत्रित तत्व, जैसे सरकारी नीति, है ना। सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो कंपनी को, व्यवसाय को प्रभावित करती है। समय समय पर सरकार अपनी नीति बनाती है, औद्योगिक नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, जिसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है ना। और फिर व्यवसाय को फिर उसका जो है तत्व जो है प्रभावित कर देता है, हानि उठानी पड़ जाती है। दूसरा है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता अनियंत्रित होती है ना, क्योंकि अभी वर्तमान समय में प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध हो रही है, जिसकी वजह से प्रतियोगिता आ रही है। जैसे एग्जाम्पल नहाने का साबुन, तो नहाने का साबुन एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनियां नहाने का साबुन बना रही है। तो इस प्रकार सब में प्रतियोगिता हो जाती है कि कोई अपना रेट कम रख रहा है, कोई ज़्यादा रख रहा है ना। फिर व्यापार चक्र, व्यापार चक्र जो होता है वो भी अनियंत्रित होता है। नवीनीकरण, फिर सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन भी जो है बाह्य तत्व होता है जो प्रभावित करता है। साधारण आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाएं, ये सब जो है बाह्य तत्व होते हैं जो व्यवसाय को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब जैसे टेक्निक यूज्ड, जो टेक्निक्स है, तरीका है, टेक्निक्स यूज्ड, तो इसको दो भागों में बांटा है, क्वालिटिव और क्वांटिटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव। क्वांटिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस, एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस, ठीक है। फिर सेल्स फोर्स सर्वे, सेल्स फोर्स सर्वे, यूजर्स एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, डेल्फी मेथड, डेल्फी मेथड। ये तो हो गया क्वालिटेटिव में। और क्वांटिटेटिव में पहला टाइम सर्वर एनालिसिस, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज एनालिसिस, सेकेंड
मूविंग एवरेज, प्रोजेक्टिंग ट्रेंड, correlation, regression analysis, input output analysis, input output analysis, economical model, barometric forecasting, survey method, सर्वे मेथड। अब हम डिस्कशन करेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो इसमें जो है विभिन्न उद्देश्यों विधियों के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य विधियां हैं, जैसे विशेषज्ञों की राय का एकत्रीकरण। तो विशेषज्ञों की राय के एकत्रीकरण से भाव विशेषज्ञों की सहमति से है, जिसका प्रयोग भविष्यवाणी हेतु किया जाता है। प्रत्येक विभाग का मुखिया स्वतंत्र और तौर पर लगभग अगले 1 वर्ष हेतु बिक्री की भविष्यवाणी करता है, क्योंकि प्रत्येक का अपना आकलन वातावरण तथा अन्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए होता है, इसलिए उसका दूसरे से भिन्न होना स्वाभाविक है। यह भविष्यवाणियाँ केवल अनुमान के रूप में होता है। इन प्रबंधकों मुखियों के पास पर्याप्त वास्तविक आंकड़े होते हैं और यह माना जाता है कि उनका निर्णय परिपक्व होता है। जब विभिन्न प्रबंधक मुखिया अपना अपना अनुमान लगा लेते हैं तो उनके अंतरों के मिलान की कोई विधि ढूंढ लेनी चाहिए। कंपनी का मुख्य प्रबंधक विभिन्न अनुमानों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय ले सकता है। एक अच्छी विधि द्वारा प्रबंधकों को इकट्ठे ग्रुप में लाकर उनके अनुमानों हेतु बातचीत किया जा सकता है। बातचीत द्वारा नई बातें सामने आ सकती है और कुछ प्रबंधकों को उनके पूर्व अनुमानों में सुधार लाने के लिए कहा जा सकता है। यदि प्रबंधकों का ग्रुप सहमति नहीं जुटा पाता तो मुख्य प्रबंधक को निर्णय करना होता। इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि यह विभिन्न प्रबंधकों के विचार पर आधारित विभिन्न राय रखते हुए सरल है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह सरल सलाह पर आधारित है। सलाह राय साधारण व्यापार अवस्थाओं द्वारा एक ही दिशा में प्रभावित होती है और यह अवस्थाएं एक विशिष्ट कंपनी के प्रबंधकों के एकदम सकारात्मक और एकदम नकारात्मक इकट्ठे तौर पर बनती है ना। अब प्रयोग करने वाली अवस्थाएं। तो इस विधि का प्रयोग उन फर्मों द्वारा किया जाता है जो इस प्रकार का माल अथवा सेवा तैयार करती है जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उत्पाद के वास्तविक प्रयोगकर्ता से एक निश्चित समय के दौरान एक अनुमानित उपभोग की मात्रा पूछ ली जाती है। इस विधि की सफलता वास्तविक प्रयोगकर्ता के उत्तर पर निर्भर करती है। उपभोक्ताओं से सूचना प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता सर्वेक्षण, व्यक्तिगत पूछताछ और प्रश्नावली इत्यादि जैसे विधियों का प्रयोग किया जाता है।
इस विधि की बहुत सी सीमाएं हैं। प्रथम सीमा यह है कि खरीदने वालों की पहचान करना कठिन है और उससे भी कठिन उनके सही इरादों को जानना। कभी कभी सूचना एकत्रित करने की लागत इसके मूल्य से अधिक होती है, परंतु यह विधि औद्योगिक उत्पादों के लिए लाभदायक है क्योंकि खरीदने वालों की संख्या कम होती है और उत्पाद की मांग की भविष्यवाणी उपभोक्ता उत्पादों की भावी मांग को इकट्ठा करके की जाती है। विक्रेताओं का सम्मिश्रण। विक्रेताओं का सम्मिश्रण। विक्रेताओं का सम्मिश्रण यह बिक्री भविष्यवाणी हेतु पुरानी विधियों में से एक है, जिसमें एक कंपनी अपने विक्रय प्रतिनिधि को अपने क्षेत्रों में आने वाले वर्ष हेतु बिक्री अनुमान लगाने को कहती है। इस प्रकार व्यक्तिगत भविष्यवाणी के आधार पर समस्त कुल भविष्यवाणी की जाती है। वास्तविक विधि जिसके द्वारा अंतिम बिक्री भविष्यवाणी की जाती है वह फर्मों में पूर्ण रूप से भिन्नता रखती है। यदि विधि का प्रारंभ बिक्री प्रतिनिधियों से प्रारंभ होता है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में भावी और वर्तमान ग्राहकों को बेचे जाने वाली प्रत्येक उत्पाद अथवा उत्पाद ग्रुप की मात्रा की संभावनाओं को उचित करने के लिए कहा जाता है। यह संभव है कि वे आंतरिक साधन प्राप्त करें ताकि अच्छी भविष्यवाणी विभिन्न लोगों, बिक्री पर्यवेक्षकों, उत्पाद मैनेजर्स, कंपनी अर्थशास्त्रियों और बाजारीकरण शोधकर्ता से प्राप्त हो सके। यह विधि तब तक उचित होगी जब थोड़े समय काल के लिए भविष्यवाणी करनी होती है, क्योंकि इस थोड़े समय के दौरान भविष्यवाणी को प्रभावित करने वाले मुख्य परिवर्तन न करने पड़ेंगे। इस विधि का अन्य लाभ यह है कि इसमें समस्त विक्रय को शामिल किया जाता है। डेल्फी विधि। डेल्फी विधि विशेषज्ञों की व्यक्तिगत भविष्यवाणी को भार प्रदान करने और सहमति विधि में अधिकारी और व्यक्तित्व द्वारा प्रदान किए गए द्वेषपूर्णता दोनों समस्याओं को डेल्फी विधि द्वारा दूर किया जाता है। इसमें विशेषज्ञों का ग्रुप सम्मिलित होता है और फिर उन्हें एक उत्पाद के लिए बाजार अनुमान तैयार करने के लिए कहा जाता है। उन्हें भावी वातावरण के बारे में उनकी मान्यता को उल्लेखित करने के लिए भी कहा जाता है। एक विशेषज्ञ यह नहीं जानता कि ग्रुप में दूसरा विशेषज्ञ कौन है, क्योंकि प्रत्येक विशेषज्ञ अपने ही दफ्तर से कार्य करता है, इसलिए उसका दूसरों द्वारा प्रभावित होना संभव नहीं है। एक प्रकार जब बाजारकर्ता अनुमान प्राप्त कर लेता है तो वह अत्यधिक सीमा वाली राय, सलाह और अनुमानों को अलग कर उन्हें संबंधित विशेषज्ञों को यह उल्लेख करते हुए वापस करता है कि दूसरे विशेषज्ञों ने क्या सलाह दी है, परंतु बाजारकर्ता अन्य विशेषज्ञों के अनुमान को प्रकट नहीं करता। अत्यधिक सीमा वाली सलाह को वापस भेजने का मुख्य उद्देश्य सहमति प्राप्त करना होता है, परंतु क्या अत्यधिक सीमा वाली सलाह प्रदान करने वाले को अपनी राय को बदलना चाहिए? बाजारकर्ता को इसे उस पर छोड़ देना चाहिए। यह विधि विभिन्न दृष्टिकोणों को जानने में सहायता करती है और विशेष तौर पर एक नए उत्पाद अथवा तकनीक की मांग का अनुमान लगाने में लाभदायक है। डेल्फी विधि का एक अस्थिर विशेषज्ञ राय है, जिसमें एक फर्म अपने उद्योग में विशेषज्ञ से पूछताछ कर सकता है। यह विशेषज्ञ व्यापारी, अधिक खरीदने वाले, बाजारीकरण सलाहकार और व्यापारिक संगठन हो सकते हैं, परंतु इस विधि में भी वही सीमाएं पाई जाती है जो उपभोक्ता सर्वेक्षण में पाई जाती हैं, परंतु इन विधियों का बाजार मांग और कंपनी के बाजार का अनुमान लगाने के लिए बहुत सी फर्मों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है आपकी जो बाजारीकरण है या जो बिक्री की भविष्यवाणी है ना, तो उसको जो है किस्म, क्वालिटिव और क्वांटिटिव दो भागों में बांटा गया है। किस प्रकार जो है क्वालिटेटिव टेक्निक्स
बिक्री के भविष्य को या बिक्री के पूर्वानुमान को जो है निर्धारित करती